बाला साहेब ठाकरे का उसूल था कि वो किसी के दोस्त बन गए तो ताउम्र दोस्ती निभाते थे। सुप्रिया सुले के राज्यसभा चुनाव लड़ने की खबर सुनकर उन्होंने दोस्त शरद पवार से दो टूक कह दिया था कि उनका कोई भी उम्मीदवार सुप्रिया के विरुद्ध चुनाव नहीं लड़ेगा। शरद पवार ने जब बीजेपी के बारे में पूछा तो बाला साहेब ने फौरन कहा, कमलाबाई की चिंता मत करो, वो वही करेंगी जो मैं कहूंगा। बीजेपी के लिए बाला साहेब का ये कोडवर्ड था। लेकिन सच ये भी है कि उस समय शिवसेना और बीजेपी की दोस्ती अटूट मानी जाती थी, लेकिन दोस्ती टूटी तो उद्धव ने भले ही नए साथी तलाश लिए, लेकिन परीक्षा कम नहीं हुई उनकी। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे त्यांनी धमकी दिली आहे की आम्ही मिरवणूक जाऊन देणार नाही, काढून देणार नाही। आता जर हिंदू धर्माच्या विरोधात कोण उभे राहील तर त्याला त्याचं जळून आम्ही भस्म केल्याशिवाय राहणार नाही। हिंदुस्तानात हिंदू राष्ट्र नसेल तर काय पाकिस्तानात? बाला साहेब ठाकरे के जिस दहाड़ते अंदाज ने उन्हें प्रशंसकों के बीच महाराष्ट्र का शेर बनाया, क्या उनकी विरासत संभाल रहे उद्धव अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? बोललो की मुख्यमंत्री कोण होणार, आज काँग्रेसने चेहरा जाहीर करावा, पवार साहेबांनी करावा, मी त्याला पाठिंबा सगळ्यांच्या समोर द्यायला तयार आहे। प्रेमाने आलिंगन द्या, आम्ही प्रेमाने आलिंगन देऊ, पण जर पाठीत वार कराल तर वाघ नख कशी दिसतात, काढता येतात, हे एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आम्हाला शिकवलेलं आहे। वो हाथ आम्ही जागेवर ठेवणार नाही। चूंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच उद्धव ठाकरे अब हर कीमत पर बीजेपी को सबक सिखाना चाहते हैं और इसके लिए वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से समझौता करने को भी तैयार हैं। मुंबई में शुक्रवार को महाविकास अघाड़ी की मीटिंग में उन्होंने दो टूक कह दिया कि कांग्रेस या एनसीपी शरद पवार गुट जिसे चाहे सीएम पद का प्रत्याशी घोषित कर दे, वो उसे समर्थन देंगे। बोललो की मुख्यमंत्री कोण होणार, आज काँग्रेसने चेहरा जाहीर करावा, पवार साहेबांनी करावा, मी त्याला पाठिंबा सगळ्यांच्या समोर द्यायला तयार आहे। फक्त जागेवरनं मारामाऱ्या करू नका। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साथ शपथ घेतो की। दिलचस्प है कि 2019 में उद्धव ने सीएम पद को ही नाक का सवाल बना लिया था और इसी सीएम पद के लालच में एकनाथ शिंदे ने भी पार्टी में बगावत की। लेकिन अब उद्धव पद नहीं सम्मान चाहते हैं तो वजह साफ है। पहली वजह ये कि उन्हें मालूम है कि बीजेपी महाराष्ट्र में जितना बढ़ेगी वो उद्धव का वोट शेयर करेगी, और दूसरी वजह ये कि महाराष्ट्र चुनाव उद्धव के करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान है, जहां उन्हें कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी का साथ देते हुए सबसे ज्यादा सीट हासिल करके दिखाना है। आने वाले विधानसभा चुनाव उद्धव ठाकरे के करियर के सबसे बड़ा चुनाव माने जा सकते हैं और ये उनके पॉलिटिकल करियर का एक इम्तिहान भी हो सकता है। अब हालात काफी बदल चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में एक खुद की सीनियरिटी, सुपीरियरिटी प्रूव करने के लिए उद्धव ठाकरे को ज्यादा से ज्यादा सीट जीतनी पड़ेगी। तो क्या उद्धव ठाकरे की सियासी कहानी अब उस मोड़ पर है जहां पहली बार ठाकरे सरनेम की इज्जत दांव पर लगी है? वैसे महाराष्ट्र में जिस ठाकरे सरनेम को बाला साहेब ने ताकत का पर्यायवाची बना दिया था, उस सरनेम की अपनी अलग और दिलचस्प कहानी है। दरअसल बाला साहेब के पिता केशव सीताराम का सरनेम पनवेलकर था। वो ब्रिटिश साहित्यकार विलियम मेकपीस थैकरे के इतने बड़े फैन थे कि उनका सरनेम ही अपना लिया। लेकिन थैकरे सरनेम मराठी और हिंदी में धीरे धीरे ठाकरे हो गया और जब बाल ठाकरे स्कूल पहुंचे तो उनका उपनाम ठाकरे ही लिख दिया गया। इसी ठाकरे उपनाम की सम्मान की लड़ाई अब उद्धव लड़ रहे हैं, क्योंकि बाला साहेब के रहते हुए ऐसा नहीं हुआ कि बीजेपी ने उनकी ना सुनी हो या उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश हुई हो। लेकिन बाला साहेब के जाते ही हालात बदल गए, क्योंकि जिस वक्त नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान पीएम पद के लिए हुआ
तब पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उद्धव ठाकरे को पहले सूचित किया था और उद्धव ठाकरे चाहते थे कि उनके अध्यक्ष रहते हुए ही 2014 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजनाथ जी तब अध्यक्ष थे, तो उन्होंने रिश्ता बनाए रखा था अच्छी तरीके से, और मैंने उनको केंद्र में सरकार बनने के बाद विनती भी की थी। मैंने कहा राजनाथ जी, आप कृपा कर महाराष्ट्र के चुनाव होते समय तक आप अध्यक्ष बने रहे। एक खबर आई थी कि दिल्ली से यहाँ संदेश आया है कि मुंबई में सेना का जो एक अपना स्थान है उसको कमजोर करो। पता नहीं सच्चाई है या नहीं है। आपको कभी ऐसा लगा? नहीं, उनके अंदर की बात जो चल रही थी वो आई थी। फिर अमित जी का भाषण कोल्हापुर में हुआ कि अगली सरकार भाजपा की होगी। हमारी चर्चा चल रही थी या चालू भी नहीं हुई थी तब। बहरहाल 2014 से 2024 आते आते गंगा में बहुत पानी बह चुका है। उद्धव की शिवसेना टूट चुकी है और उद्धव खुले तौर पर विपक्ष के उस इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं जिसने 2024 में नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ाई। इतना ही नहीं, अब संकेतों में एक दूसरे पर आरोप लगाने की कहानी भी खत्म हो चुकी है। बीजेपी और उद्धव दोनों एक दूसरे के सियासी दुश्मन के तौर पर आमने सामने हैं। उन्होंने मेरा धनुष्यबाण छीन लिया। अब खुद प्रभु रामचंद्र मेरे साथ आ गए। जिन लोगों ने मेरा पार्टी का नाम और धनुष्यबाण छीन लिया है, उनको मैंने चुनौती दी है कि अगर आप मर्द हो, आप में हिम्मत हो है, तो आप मेरा चुराया हुआ धनुष्यबाण लेकर मेरे सामने आइए, मैं मेरी मशाल लेकर सामने आऊं। हमारे पूर्व मित्र और आज के राजनीतिक विरोधी श्री उद्धव ठाकरे जी, इनकी सोच पर और उनके व्यवहार पर मुझे तरस आता है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें साइकियाट्रिस्ट की, मानसोपचार तज्ञ की आवश्यकता है। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी से अलग होकर उद्धव की ताकत में कमी आई है, तो बीजेपी भी सूबे में कुछ कमजोर हुई है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में 10 और उद्धव की शिवसेना को 9 सीटें मिली, जबकि 2019 में बीजेपी ने 23 और शिवसेना ने 18 लोकसभा सीटें जीती थी। लेकिन अभी इम्तिहान विधानसभा का है। इस इम्तिहान में एक तरफ उद्धव को बीजेपी से मुकाबला करना है, तो दूसरी तरफ शिंदे की शिवसेना से भी उन्हें पार पाना होगा, जिसे अभी असली शिवसेना का दर्जा मिला हुआ है। जो ग्रासरूट के कार्यकर्ता हैं, उन्हें तो आज की तारीख में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ये असली शिवसेना लगती है, और जो चुनकर गए विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं, 42 या 44 जो विधायक हैं, उनको लगता है कि उद्धव ठाकरे की जो वर्किंग स्टाइल थी वो अच्छी नहीं थी, वो लोगों के काम नहीं होते थे। बहरहाल 64 साल के उद्धव ठाकरे अब बेटे आदित्य के साथ इस जंग में उतरने जा रहे हैं, जिसमें कामयाबी मिली तो कहानी का हर मोड़ वो निर्धारित करेंगे, लेकिन अगर नाकामी मिली तो सिर पर क्लाइमैक्स का खतरा मंडराने लगेगा। मोदींनी स्वतः सभेमध्ये सांगितले, या प्रज्वल रेवण्णा आज तक ब्यूरो। वो कोई कभी चुनाव नहीं लड़े थे, न कभी मुख्यमंत्री रहे और न किसी दूसरे संवैधानिक पद को उन्होंने संभाला। लेकिन 2012 में जब बाला साहेब ठाकरे का निधन हुआ तो उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई और उनकी अंतिम यात्रा में मानो पूरी मुंबई उमड़ पड़ी हो। लेकिन बाला साहेब की विराट विरासत उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से नहीं मिल पाई। स्थिति ये हुई कि बाला साहेब का नाम जपते जपते एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ दी। उद्धव पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह बचाने की लड़ाई लड़ते दिखे और हार गए। ये सलामी एक ऐसे शख्स को थी जिसने न कभी कोई चुनाव लड़ा, न किसी पद को स्वीकार किया। उन्हें जब रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने वाला कहा गया तो उन्होंने खुद डंके की चोट पर कहा, हाँ
मैं रिमोट कंट्रोल हूं। कंट्रोल मेरे पास है भी नहीं भी, ऐसे नहीं, कंट्रोल तो होना ही चाहिए। बाला साहेब ने अपनी विरासत छोटे बेटे उद्धव को सौंप दी, लेकिन पिता जैसा रौब, जलवा और लोगों के बीच सम्मान खुद उद्धव को हासिल करना था। हालांकि 2012 के दशहरा रैली में बाल ठाकरे ने हाथ जोड़कर लोगों से मार्मिक अपील की थी कि वो अब उद्धव का साथ दें। तुला सांभाळा, आदित्याला सांभाळा आणि महाराष्ट्राचा उत्कर्ष करून द्या, असेच मी आपल्या चरणी नतमस्तक होऊन प्रार्थना करेन। इमानाला महत्व द्या, आम्हाला नाही। लेकिन सियासत का गणित भावनाओं से कहां चलता है। बाला साहेब का 2012 में निधन हो गया और महाराष्ट्र में 2014 विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी शिवसेना की 25 साल पुरानी दोस्ती टूट गई। उद्धव अटल आडवाणी युग की दुहाई देते रहे, लेकिन मोदी शाह की नई बीजेपी नंबर गेम को ज्यादा तवज्जो दे रही थी। उन्होंने जो पहला प्रस्ताव दिया वो प्रस्ताव ऐसे था कि अपने जितने सारे दोस्त हैं उनको आप 9 सीट छोड़ो, हम 9 सीट छोड़ते, चलो अच्छी बात है। फिर रहता है 270, उसमें हम 50-50 करते हैं, मतलब 135 बीजेपी, 135 शिवसेना। हालांकि स्थिति ये थी कि शिवसेना पिछले चुनाव में 169 सीटें लड़ी, बीजेपी 119 सीट लड़ी, 9 सीट हम कम करते तो हम 160 पर आते हैं, भाजपा 110 पर आता है। फिर ये अचानक ये नई बात कहां से आई कि 50-50, क्या मेरी पार्टी बड़ी नहीं है? अटल जी ने फोन किया था कि बाला साहब मैं कैबिनेट बनाने जा रहा हूं, आप किसका नाम देंगे? अब तो मैं एक ही दे सकता हूं आपको। तो बाला साहब ने कहा था कि अटल जी मुझे पता है आपको बहुत तकलीफ है, कठिनाई आ रही है, अगर आपको और किसी को एडजस्ट करना है तो मेरे लिए एक भी मिनिस्ट्री नहीं देना, पहले आप उस कुर्सी में बैठो। तो एक रिश्ता था। मेरा कहने का मतलब यह था कि आज तक 25 साल में जैसे गोपीनाथ जी थे, अब गोपीनाथ जी नहीं रहे, प्रमोद जी नहीं रहे, तो ये सारे दोनों लोग पूरे ग्रास रूट में लोग महाराष्ट्र में थे। उनको पता था, महाराष्ट्र की नस उनको मालूम थी कि कहां कब कैसे, वो सर्वे के आधार पर नहीं चलते थे। 2014 में शिवसेना और बीजेपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा और बात महाराष्ट्र में कोर हिंदुत्व समर्थक वोटरों को नागवार गुजरी। बाला साहब की गैर मौजूदगी का ये पहला चुनाव है, महाराष्ट्र का पहला चुनाव है, और इसलिए मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। चुनाव में 122 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। यहीं से महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना की बड़े भाई की हैसियत खत्म हो गई। नतीजों के बाद हालांकि सरकार इन्हीं दोनों पार्टियों की बनी, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार शिवसेना का कद बीजेपी से छोटा हो गया। शपथ ग्रहण से इन पहले अमित शाह ने उद्धव को निमंत्रित किया और जिस बुझे मन से उद्धव ने कार्यक्रम में शिरकत की थी, वो बता रहा था कि उद्धव बेहद निराश है। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। 2019 में शिवसेना की कहानी फिर उसी मोड़ पर आ पहुंची। यहां से मनमुटाव शुरू हुआ था, यानी चुनाव के दर पर। इस बार दोनों पार्टियों ने 7 चुनाव लड़ा। बीजेपी को 105 तो वहीं उद्धव की अगुवाई में शिवसेना को 56 सीटें मिली। कहा जाता है कि उद्धव दोनों पार्टियों का 2.5 साल का मुख्यमंत्री वाला फॉर्मूला चाहते थे, बात बनी नहीं और फिर गठबंधन टूट गया। उद्धव न सिर्फ बीजेपी से अलग हुए बल्कि ऐसा फैसला कर लिया जो शिवसेना की विचारधारा से किसी भी सूरत में मेल नहीं खाता था। उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सूबे में महाविकास अघाड़ी सरकार बना ली और नवंबर 2019 में मुख्यमंत्री बन गए। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। उद्धव के फैसले से एक तरफ शिवसेना के भीतर कुछ लोग नाखुश थे तो बीजेपी भी ऐसा मौका खोजने लगी कि उद्धव को सबक सिखाया जाए। बीजेपी को यह मौका दिया एकनाथ शिंदे ने।
कभी ठाणे में ऑटो चलाने वाले एकनाथ शिंदे बाल ठाकरे के खास लोगों में रहे थे, लेकिन 2019 आते आते उनकी महत्वाकांक्षाएं भी सिर उठा चुकी थीं। दरअसल 2019 में उद्धव ने शिंदे को विधायक दल का नेता बना दिया था। उस वक्त माना जा रहा था कि शिंदे ही महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस उद्धव को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी और उद्धव को भी पद आकर्षित करने लगा था। नतीजा, मई 2022 महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत कर दी। वैसे शिंदे बागी क्यों हुए, इसकी एक और कहानी है। दरअसल शिंदे का आरोप था कि उनके लिए फैसलों पर सीएम उद्धव ठाकरे रोक लगा देते थे। उनके विभागों की फाइलें भी रुकवा दी जाती थी। उनकी पसंद की नियुक्तियां भी नहीं होने दी गई। उद्धव को देवेंद्र फडणवीस से शिंदे की दोस्ती भी पसंद नहीं थी। शिंदे के गुरु आनंद दीघे के जीवन पर बनी मराठी फिल्म धर्मवीर की स्क्रीनिंग के दौरान भी एकनाथ शिंदे और उद्धव के बीच खटास दिखी। जब बीच फिल्म से उद्धव चले गए, हालांकि उद्धव ने कहा कि दीघे उन्हें इतने पसंद थे कि वो फिल्म में भी उनकी मौत होते नहीं देख पाए, लेकिन माना जा रहा है कि उद्धव फिल्म में ठाणे की गलियों में कभी ऑटो चलाने वाले शिंदे के प्रमोशन से नाखुश थे। बहरहाल एकनाथ शिंदे ने उद्धव को जोर का झटका जोर से दिया। उद्धव कभी शिंदे को गद्दार कहते दिखे तो कभी मनाते दिखे। या समोर बसा, मी देतो राजीनामा, चला मी तुमच्या हातामध्ये आज मी माझ्या राजीनाम्याचं पत्र तयार करून ठेवतो आहे। जे आमदार गायब आहेत किंवा त्याने गायब केलेले आहे त्यांनी यावं आणि माझ्या राजीनाम्याचं पत्र घेऊन राजभवन मध्ये जावं। मी का नाही जात, कारण मला कोविड झालंय। शिवसेना की कहानी में ये वो पल था जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। यूं संजय निरुपम, नारायण राणे और राज ठाकरे जैसे दिग्गजों ने पहले भी पार्टी छोड़ने का काम किया था, लेकिन किसी ने पार्टी पर हक नहीं जताया था। एकनाथ शिंदे ने न केवल ऐसा किया, बल्कि संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ पार्टी का नाम और सिंबल दोनों पर कब्जा जमा लिया, वो भी बाला साहेब का नाम जपते हुए। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने मी बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि महाराष्ट्र की सियासी जमीन को बचाए रखने के चक्कर में ही उद्धव ठाकरे ने बहुत कुछ गंवाया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव सिर पर है और अब उन्हें फिर एक बड़ा इम्तिहान देना है। आज तक ब्यूरो। बाला साहेब ठाकरे कभी जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता के एक दोस्त ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के सपने को पूरा किया। विशेष बात यह रही कि जवानी के दिनों में उद्धव वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी किया करते थे और उनका राजनीति से कभी कोई लेना देना नहीं था। लेकिन 90 के दशक के शुरू होने के बाद बाला साहेब ठाकरे ने उद्धव की राजनीतिक पारी की रूपरेखा बनानी शुरू कर दी और इसकी भनक शायद काफी समय तक भतीजे राज ठाकरे और बेटे उद्धव ठाकरे दोनों को बाला साहेब ने लगने नहीं दी। ये तस्वीरें उद्धव ठाकरे के कैमरे के जरिए दुनिया तक पहुंची और ये तस्वीरें बताती हैं कि उद्धव जबरदस्त फोटोग्राफर है। पिता बाला साहेब ठाकरे भी कार्टूनिस्ट होने के साथ फोटोग्राफर थे। वो जिस जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ने का सपना देखते थे, उसे हकीकत में जिया उद्धव ने। उद्धव को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और एरियल फोटोग्राफी का शौक है और इस शौक की जवानी में अलग ही तासीर थी। हाल ये कि एक बार 0 डिग्री तापमान में उद्धव कनाडा के हडसन बे में पोलर बियर की तस्वीरें लेने पहुंच गए थे। उन्होंने महाराष्ट्र के 28 किलो की हेलीकॉप्टर से तस्वीरें ली और एक बार तो हेलीकॉप्टर से गिरते गिरते बचे थे। फोटोग्राफी का शौक आज भी जिंदा है और यदा कदा उनके फोटो की प्रदर्शनी भी लगती है।
तो कैसे तारीफ की जाए, अद्भुत है ये तो। और ये आज से ही नहीं, बहुत साल पहले से ही उदय जी के कार्य को हम देखते आ रहे हैं। कला जो है वो देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। बाला साहब भी कलाकार थे और वो पीढ़ी दर पिढी चली आ रही, इस बात से मुझे बड़ी खुशी हो रही है। एक्झिबिशनला देखील त्यांनी जे इन्फ्रारेडमधले फोटो काढलेले आहेत, मी त्याच्याकडनं समजून घेत होतो की हे नक्की काय असतं, कशा प्रकारे असतं, आणि ते खरंच विलक्षण अद्भुत आहे ते। उद्धवजींचं हे फोटोग्राफीचं एक्झिबिशन इनक्रेडिबल आहे। म्हणजे मी आतापर्यंत एवढं फोटोग्राफीचं एक्झिबिशन कधी बघितलं नव्हतं, पण हा पहिला एक्सपिरियन्स होता माझा। शुरुआती दौर में उद्धव फोटोग्राफी में ही करियर बनाना चाहते थे। 24-25 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई की इस इमारत में अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का दफ्तर भी खोला था। वो सुबह वक्त से दफ्तर आते और शाम को वक्त से दफ्तर से जाते। कई दिनों तक तो आसपास के लोगों को इस बात का इल्म तक नहीं था कि रोज सामान्य सा कुर्ता पहनकर आने वाला युवा महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर शख्स कहे जाने वाले बाला साहेब ठाकरे का सबसे छोटा बेटा उद्धव ठाकरे है। एक कुर्ता पहनते थे, पूरा खादी कुर्ता और खादी झोला था उनका पास। ओके, एंड ही यूज्ड टू वॉक स्ट्रेट, पुट हिज हेड डाउन, गो टू द शॉप एंड वील से हेलो विद अ स्माइल। क्रिकेट खेलते थे, बॉल अंदर उनके रूम में जाते थे तो हम लोग डर डर के जाके बॉल उतरते थे, लेते थे, बट ही यूज्ड टू ऑलवेज स्माइल, हंस के वो रहते थे। वो कैमरे के बारे में ये उनको फिश टैंक का भी शौक, एक्वेरियम का भी शौक था, ऐसा उसमें ऐसे जनरल बातें होती थी। पॉलिटिकल बात कोई भी नहीं होती थी, कभी नहीं। If your guests come from other states or abroad, let us see that this is my city, this is my Mumbai, and we will try our level best to keep it clean. That's all. लेकिन 90 के दशक की शुरुआत के बाद बाला साहेब ठाकरे को अपने उत्तराधिकारी की चिंता होने लगी। यूं भतीजा राज ठाकरे साहब के निर्देशों के हिसाब से पार्टी में सक्रिय भूमिका निभा रहा था और उसके दिखने और बोलने का अंदाज भी चाचा की तरह ही था। आम लोग उस वक्त स्वाभाविक तौर पर राज ठाकरे को बाला साहेब का उत्तराधिकारी मानते थे। लेकिन बाल ठाकरे अपने एक बेटे को सियासत में देखना चाहते थे। उन्होंने 1989 में उद्धव को शिवसेना ट्रस्ट का ट्रस्टी बना दिया था, लेकिन उद्धव ज्यादा एक्टिव नहीं थे। मझले बेटे जयदेव से उनकी पटती नहीं थी और इस बीच मां मीनाताई के कहने पर उद्धव ने शिवसेना के राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना शुरू किया। 1994 में उद्धव ने पहली बार नागपुर में आयोजित शिवसेना के एक मोर्चे में हिस्सा लिया। उस कार्यक्रम में राज ठाकरे ही ज्यादा बोले और उद्धव चुप रहे, लेकिन यहीं से उद्धव की सक्रिय राजनीति में एंट्री हो गई। फिर 1997 में बीएमसी चुनाव में उद्धव ने टिकट बंटवारे में बड़ी भूमिका निभाई, जिससे राज नाराज भी हुए क्योंकि उन्होंने कई लोगों का टिकट काट दिया था। 2002 का बीएमसी चुनाव तो पूरा उद्धव की अगुवाई में शिवसेना ने लड़ा। शिवसेना ने जीत हासिल की और उद्धव का कद पार्टी में बढ़ गया। 2003 में बाला साहेब ने उद्धव को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। बाला साहेब के अंडर में उद्धव की सियासी ट्रेनिंग हो चुकी थी और धीरे धीरे पार्टी के बड़े फैसलों में उद्धव की भूमिका बढ़ने लगी थी। वैसे उद्धव के शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही राज ठाकरे को समझ आ गया कि अब उन्हें पार्टी में नंबर 2 की हैसियत से ही काम करना होगा। धीरे धीरे पारिवारिक तनाव बढ़ा तो राज ने अपनी अलग राह बना ली। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना एक पार्टी नहीं बल्कि एक संस्कृति रही है और इस संस्कृति को अपने अंदाज में विकसित किया बाल ठाकरे यानी कि बाला साहेब ठाकरे ने। मुंबई में उनका राज चलता था। शिवसेना के बनने और मुंबई पर छाने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है, जिसमें उद्धव ठाकरे की एंट्री बहुत बाद में हुई। अलबत्ता शिवाजी पार्क पहले दिन से आज तक बहुत प्रमुखता से अपनी जगह बनाए हुए है। बाल केशव ठाकरे। शिवसेना बनने की कहानी का पहला सिरा जुड़ता है मार्मिक से।
यूं मार्मिक की शुरुआत से पहले ही बतौर कार्टूनिस्ट बाल ठाकरे का काफी नाम था। बाल ठाकरे ने अपने करियर की शुरुआत 20 वर्ष की उम्र में 1947 में फ्री प्रेस जर्नल से की थी। उस समय उनका वेतन 75 रुपए महीना था। शुरुआत से उनके तेवर अलग थे। नतीजा, कभी टेलीफोन ऑपरेटर के पास में बैठने से होने वाला व्यवधान, तो कभी कार्टून में कुछ राजनेताओं को बख्शने की संपादक की सलाह से नाराज होकर उन्होंने फ्री प्रेस जर्नल से इस्तीफा दे दिया। वो पहले ही बने थे, लेकिन बाद में उनके ख्याल में आया कि एस्टेब्लिशमेंट्स जो है उनमें कोई किसी के दोस्त रहते हैं, कोई किसी के क्या रहता है वैसे रहता है। तो उनके जो मैनेजर थे या उनके संपादक थे वो कहने लगे कि इस पर कार्टून मत बनाओ। वो क्या नाम, वो एक मीनू मसानी, उन पर मत बनाओ, एसके पाटिल पर मत बनाओ, फलाने पर मत बनाओ। तो फिर छोड़ दिया। एक प्रयोग के तौर पर कुछ साथियों के साथ न्यूज डे अखबार लॉन्च भी किया, जो जब बंद हुआ तो भाई श्रीकांत ठाकरे के साथ अगस्त 1963 में मार्मिक की शुरुआत हुई। ये दौर संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट का था। मराठी बोलने वालों के लिए अलग राज्य की मांग तेजी से सिर उठा रही थी। बाल ठाकरे के धारदार कार्टूनों और व्यंग्यात्मक संपादकीय टिप्पणियों के चलते मराठी मानुष के जज्बात जुड़ते चले गए। मार्मिक और बाल ठाकरे दोनों की लोकप्रियता बढ़ने लगी। एक दिन बाल ठाकरे के दोस्त श्रीकांत गडकरी ने उन्हें एक टेलीफोन डायरेक्टरी दिखाई। मकसद ये बताना था कि मुंबई के सरकारी दफ्तरों में टॉप पोजीशंस पर गैर मराठी ही हैं। आहत बाल ठाकरे ने मार्मिक में एक कॉलम शुरू कर ऐसे लोगों की लिस्ट छापनी शुरू कर दी। कॉलम का नाम रखा वाचा अड़ी बासा, यानी पढ़िए और बैठे रहिए। इस मुहिम का ऐसा असर हुआ कि लोग जगह जगह उन्हें अपने दफ्तरों की लिस्ट भेजने लगे। अब बाल ठाकरे ने कॉलम का नाम बदलकर रख दिया वाचा अड़ी उठा, यानी पढ़ो और उठो। महाराष्ट्र के मराठी भाषियों के रोजगार और उनके सम्मान के मुद्दे को बाल ठाकरे ने अपना एजेंडा बना लिया। आलम ये कि लोग शिकायतें लेकर मार्मिक के दफ्तर यानी 77A रानाडे रोड दादर पहुंचने लगे। बाहर वालों का मराठियों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ शिवसेना जल्द ही सदस्यता अभियान शुरू करेगी। अधिक जानकारी के लिए मार्मिक का अगला अंक पढ़ें। संपादक श्री बाल ठाकरे। वो जून 1966 का दिन था। उस दिन सुबह 9:30 बजे बिना मुहूर्त के बाल ठाकरे के रानाडे रोड के ग्राउंड फ्लोर के घर पर एक नारियल फोड़कर शिवसेना की स्थापना हुई थी। 18 लोग थे, जिनमें बाल ठाकरे के 2 भाई और पिता समेत 4 लोग ठाकरे परिवार के थे। शिवसेना के भावी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे उस वक्त सिर्फ 6 साल के थे और वो चुपचाप खड़े होकर ये सियासी घटनाक्रम समझने की कोशिश कर रहे थे। महाराष्ट्र में मराठी लोगों का सम्मान नहीं किया जाएगा, मान नहीं रखा जाएगा, तो कहाँ रखा जाएगा? पंजाब में, बंगाल में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, कहाँ? बिहार में। जैसे कि इन लोगों को उनका प्रांत का अभिमान है, राज्य का अभिमान है, वैसे हम कर रहे हैं। और फिर 30 अक्टूबर 1966 को एक नए इतिहास की शुरुआत हुई, जब शिवाजी पार्क से पार्टी की सालाना दशहरा रैली की शुरुआत हुई। नाम दिया गया अन्याय के खिलाफ रैली। I am fighting for justice. Nothing. That is not correct. That has not happened. It might have happened here and there, but don't blame the organization for that. बाल ठाकरे के दोस्त प्रोफेसर DV देशपांडे ने उन्हें सलाह दी कि कार्यक्रम किंग जॉर्ज हाई स्कूल के ग्राउंड में हो, क्योंकि शिवाजी पार्क बहुत बड़ा है। बाल ठाकरे ने जवाब दिया कि अब ऐलान कर दिया है, इसलिए जगह नहीं बदली जा सकती। इस रैली को सफल बनाने के लिए शिव सैनिकों ने महाराष्ट्र मंडल और जिम्नेजियम वालों को भी जोड़ा। 30 अक्टूबर की शाम लोगों का हुजूम उमड़ने लगा। 2 लाख की क्षमता वाले मैदान में पैर रखने की जगह नहीं बची। आम आदमी के जो इश्यूज थे, पानी के हो या नौकरी के हो, बेसिकली नौकरी के थे, बेसिकली घर के थे, वो सब में उन्होंने कैच किए इश्यूज। बाल ठाकरे के पिता प्रमोदनकार कभी बाल ठाकरे को संगीतकार बनाना चाहते थे। वो शिवाजी पार्क में सामने बैठी भीड़ को बाल ठाकरे की सियासी धुन पर मोहित होते हुए देख रहे थे। हाँ, उस वक्त उद्धव को इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि जिस पार्टी का उदय
वो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। वो बाद में उसकी बागडोर संभालेंगे और इसी शिवाजी पार्क में उनके पिता हाथ जोड़कर लोगों से अपील करेंगे कि उनके बेटे उद्धव का ख्याल रखना। मला सांभाळलं, तुला सांभाळा, आदित्याला सांभाळा आणि महाराष्ट्राचा उत्कर्ष करून द्या, असेच मी आपल्या चरणी जाऊन देणार नाही, काढून देणार नाही। इसी शिवाजी पार्क में हर साल दशहरे रैली को बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र की राजनीति का एक सियासी उत्सव बना दिया था, जहां से गूंजे बाला साहेब के शब्द शिव सैनिकों के लिए साल का एजेंडा तय करते थे। इसी शिवाजी पार्क में 1995 में बीजेपी शिवसेना की सरकार ने शपथ ली थी। इसी शिवाजी पार्क से राज ठाकरे ने अपनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को लॉन्च किया, तो 2010 में आदित्य ठाकरे की लॉन्चिंग भी यहीं से हुई। 2012 में इसी शिवाजी पार्क में बाला साहेब का अंतिम संस्कार हुआ और 2019 में जब उद्धव ने पहली बार सीएम पद की शपथ ली थी, तब भी जगह यही थी, शिवाजी पार्क। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे। आज तक ब्यूरो।